नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूं, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली में बजट की तैयारियों को लेकर के सीएम रेखा गुप्ता ने अब तैयारियां शुरू कर दी। आपको बता दें कि 24 से 26 मार्च तक दिल्ली में बजट पेश होना है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी है और ऐसे में बजट को लेकर के तैयारियाँ की जा रही हैं। हालाँकि एक तरफ से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली के अंदर महिलाओं को 2500 रुपये देने का अभियान चलाया। आपको बता दें कि पहले दिन से ही आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली के दौरान कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। हालांकि जब ये सवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार हमारी है तो हमें काम करने दीजिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली के दौरान कहा था कि 8 मार्च से ये पैसा मिलना शुरू होगा और अब ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जगह जगह पोस्टर लगाने शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 8 मार्च आ चुकी है, यानी 3 दिन बाकी रह गए हैं और इन 3 दिनों के अंदर बीजेपी 2500 रुपये जो महिलाओं को देने का वादा किया था वो पूरा करने जा रही है। ये पूरा मामला बहुत ज़्यादा राजनीतिक माहौल लेता जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली में आज सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की महिलाओं से मुलाकात की है। दिल्ली में पेश होने वाले बजट को लेकर के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिलाओं से, व्यापारियों से और अलग अलग वर्गों से मुलाकात करेंगी और ऐसे में वो दिल्ली के बजट की रूपरेखा तैयार करेंगी। ऐसे में बजट को लेकर के संकल्प पत्र के साथ मिलकर के काम किया जाएगा। दिल्ली में जो वादे बीजेपी ने किए थे उन सबको पूरा किया जाएगा, ऐसा बीजेपी दावा कर रही है। देखना बहुत अहम होगा कि महिलाओं से और व्यापारी वर्ग से मिलने वाले सुझाव को इस बजट में कितनी जगह दी जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। पंजाब के अंदर भगवंत मान सरकार का मिशन रोजगार लगातार जारी है और सरकार का दावा है कि अब तक 51,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां पंजाब के युवक और युवतियों को दी जा चुकी हैं। आज पंजाब के टैगोर थिएटर के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 704 नए नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे। आपको बता दें कि पंजाब के अंदर कारपोरेटिव, इसके अलावा स्वास्थ्य और अलग अलग विभागों के अंदर, जिसमें शिक्षा विभाग भी शामिल है, अलग अलग विभागों के अंदर आज 704 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे और खुद सीएम इस दौरान जो नियुक्ति पत्र लेने वाले युवक थे उनसे बातचीत करते हुए नजर आए और इस दौरान कई युवकों ने कहा कि पिछले 2 से 3 साल से वो तैयारी कर रहे थे इस एग्ज़ाम की, लेकिन बड़ा फेयर तरीके से, बड़ा पारदर्शी तरीके से ये पूरा एग्ज़ाम हुआ है और किसी भी तरीके की ना तो कोई सिफारिश चली है और ना ही किसी तरीके का कोई पैसा पंजाब सरकार को देना पड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा कि सरकार जब सत्ता में आई थी तो उनका एक ही मिशन था कि पंजाब के अंदर युवाओं को पूरी पारदर्शी तरीके से रोजगार मिलना चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए और सरकार इसमें अब तक सफल रही है। किसी भी युवक ने अभी तक इस बात को लेकर शिकायत नहीं की कि उनको नौकरी के बदले कोई सिफारिश या पैसे देने की जरूरत पड़ी है और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों के अंदर उनका ये जो मिशन है वो लगातार जारी रहेगा। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियां देने के लिए संकल्पबद्ध है और युवाओं को संबोधित किया कि जिस तरीके से ईमानदारी से आपको नौकरी मिली है, अब आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप पूरी ईमानदारी से ग्राउंड पर जाएं। जो जो आपको स्टेशन अलॉट हुआ है वहाँ पर आप जाएं और आम लोगों की सेवा में पूरी ईमानदारी से काम करिए, कहीं पर आपकी शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर सरकार 51,000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरियां देने का दावा कर रही है और युवा भी ये कहते हैं कि पंजाब के अंदर आज पूरे सिस्टमेटिकल तरीके से, पूरे फेयर तरीके से, पूरी ईमानदारी से नौकरियां मिल रही हैं। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और आज बात करेंगे बड़ी खबर की कि उत्तराखंड की जो शीतकालीन यात्रा है उसको बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार उत्तराखंड के अंदर शीतकालीन यात्रा चलाई गई है और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक निमंत्रण पत्र दिया गया था और उनको आमंत्रित किया गया था कि वो उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा पर आए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि शीतकालीन
शीतकालीन यात्रा पे आते हैं तो कहीं ना कहीं जो शीतकालीन यात्रा है उसको बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों जो कहा जाए कि पर्यटकों के अंदर या फिर श्रद्धालुओं के अंदर कहीं ना कहीं एक उत्साह देखने को मिलेगा। और हमें देखिएगा कि इसी निमंत्रण के कारण कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं 6 मार्च को उत्तराखंड आ रहे हैं, यानी कि चार धाम यात्रा पर जाएंगे, शीतकालीन यात्रा पर जाएंगे और इस दौरान वो कई योजनाओं का शुभारंभ भी करते हुए नजर आएंगे। और इस बार कहीं ना कहीं गंगोत्री के पास में जो कहा जाए नए जो गांव हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक पर्यटक स्थल खोले जा रहे हैं, उनका भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की धरती से करते हुए नजर आएंगे। और लाजमी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं का मनोबल है वो बढ़ता हुआ नजर आता है और श्रद्धालु कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन वही देखिएगा कि 30 अप्रैल से जो ग्रीष्मकालीन की चारधाम यात्रा शुरू होती है वो भी शुरू होनी है और उससे पहले जो व्यवस्थाओं का जायजा है वो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले कहीं ना कहीं सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं, यानी कि जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको भी दुरुस्त किया जाए और इसके साथ ही जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए चारधाम यात्रा में, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि चारधाम यात्रा में काफ़ी अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है और जिसकी शिकायत कहा जाए या फिर कहा जाए एक सुझाव मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को श्रद्धालुओं की तरफ से दिया गया था। तो कहीं ना कहीं उन कमियों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी तरह की व्यवस्थाएं इस बार चारधाम यात्रा में देखने को ना मिले। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में आज की सबसे बड़ी खबर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS के लिए संघर्षरत कर रहे लोगों के लिए है। OPS के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा झटका दिया है। उत्तराखंड कैबिनेट ने UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। इस पेंशन स्कीम को वर्ष 2025 से लागू माना जाएगा और इस पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को उनके सेवा काल के अंतिम 12 महीनों का जो वेतन होगा उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने इसको पास करते हुए बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में यानी वर्कर्स वेलफेयर के क्षेत्र में बहुत बड़ी पहल है। भारत सरकार द्वारा लाई गई ये स्कीम निश्चित रूप से ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बड़ी सुरक्षा देगी जो इसके तहत आते हैं। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के उसकी मांग लागू करने की मांग को लेकर के देश के कई राज्यों में OPS के लोगों ने बड़ा आंदोलन चलाया हुआ है। कई राज्य सरकारों ने इस आंदोलन के दबाव में अपने अपने यहाँ OPS लागू भी किया है, जिसमें ताज़ा उदाहरण उत्तराखंड के पड़ोस का प्रदेश हिमाचल प्रदेश है, जहाँ OPS लागू हुआ है क्योंकि वहाँ के चुनाव विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने उनसे वादा किया था कि उनकी सरकार आएगी तो OPS लागू करेगी। कांग्रेस सरकार के इस पेंशन योजना के लागू करने के बाद BJP सरकारों पर भी पेंशन योजनाओं को लागू करने का दबाव है। उसको देखते हुए केंद्र सरकार OPS और UPS लेकर के आई है। उत्तराखंड सरकार ने UPS को लागू कर दिया है। OPS के लिए संघर्ष कर रहे लोगों ने इसे सरकार का एक गलत कदम बताया और कहा है कि इससे कर्मचारियों का हित प्रभावित होगा और उन्होंने कहा है कि इसके लिए वे आंदोलन को जारी रखेंगे। जबकि दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये स्वैच्छिक है, UPS के तहत जो भी आना चाहे सरकार उनका स्वागत करती है और इस पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। जो भी कर्मचारी इसका लाभ लेना चाहते हैं वह इसके तहत आ सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि लंबे समय से इसको एक सियासी मुद्दा बनाने में सफल रहे OPS की मांग करने वाले संगठन यानी अटेवा जैसे संगठन इस पे क्या रुख अपनाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसे लागू करके BJP की अन्य राज्य सरकारों के लिए एक पहल किया है कि वे भी अपने यहाँ UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर सकते हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। बिहार की सियासत इन दिनों 7वें आसमान पे है।
ज़बरदस्त हलचल मच गया है। मंगलवार को बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव एवं सम्राट चौधरी के बीच बहस के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद एवं राबड़ी देवी के काल का जंगल राज का सच दिखला दिया। लालू यादव एवं राबड़ी देवी के काल में जिस प्रकार से जंगल राज लोग बोलते थे, इसको लेकर नीतीश कुमार ने कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव को कहा कि तुमको कुछ मालूम नहीं है पहले क्या होता था। नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद को बिहार का मुख्यमंत्री हमने बनाया है, तुमको जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार क्या था, लोग जंगल राज के नाम से जानते थे, और आज का बिहार क्या है, लोग सुशासन सरकार कहते हैं। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले बिहार में शाम के बाद लोग घर से निकलने में डरते थे, और आज पूरे बिहार के लोग रात को 11 बजे तक सड़क पे रहते हैं, लोग पे अपने काम करते हैं बिना कोई डर, बिना कोई भय के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कटाक्ष करते हुए कहा कि तुम्हें कुछ जानकारी नहीं है कि पहले क्या होता था, बिहार के लोग जंगल राज कहते थे। इस दौरान तेजस्वी यादव एवं सम्राट चौधरी के बीच में भी काफ़ी बहस हुई। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को कहा कि आपके पिता के द्वारा नीतीश कुमार को अपशब्द बोला गया, उसके बाद भी आप नीतीश कुमार के साथ सटे हुए हैं। इस पे उन्होंने सम्राट चौधरी ने हमलावर होते हुए तेजस्वी यादव को कहा कि जिस समय बिहार में जंगल राज कायम था, उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल में के लोगों के द्वारा ही इस जंगल राज को कायम किया गया। तेजस्वी यादव एवं सम्राट चौधरी में काफ़ी देरों तक बहस हुई। 80 मिनट के तेजस्वी यादव के भाषण में उन्होंने नीतीश कुमार और एनडीए के नेताओं को घेरने की कोशिश की, लेकिन इसमें काफ़ी उनको कोई मकसद, फिलहाल उन्हें कोई रोक टोक के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कथित सेक्स सीडी कांड मामले पर बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के चलते उन्हें जो है बाइज्जत बरी कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई। उन्होंने पोस्ट पे लिखा, आपको बता दें कि 2017 में ठीक चुनाव से पहले उस समय राजेश मूणत बीजेपी के मंत्री हुआ करते थे। उसके ऊपर में सेक्स सीडी बनाकर बांटने का आरोप जो भूपेश बघेल पर लगा था, और इस पूरे मामले पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिनों तक जेल में रहे। इस पूरे मामले को लेकर के सियासत गरमाई, और ठीक चुनाव से पहले इस पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खाली पॉपुलैरिटी मिली, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ी जीत मिली, और मुख्यमंत्री के रूप में वो उभर करके सामने आए। और इस पूरे मामले को लेकर के जब 5 साल कांग्रेस सरकार रही और ये मामला पूरा ठंडे बस्ते में चला गया, उसके 7 सालों बाद जब इस केस में आज सुनवाई हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत मिली है और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। आपको बता दें कि 2017 में उस समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीसीसी चीफ हुआ करते थे, और उनके ऊपर में सेक्स सीडी बांटने का आरोप लगा था। उस समय पूर्व मंत्री राजेश मूणत उस समय लोक निर्माण मंत्री थे, उनके सीडी बना करके सेक्स सीडी बना करके जो है बांटने का आरोप था। अब इस पूरे मामले को लेकर के जो है सियासत गरमाई हुई है, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के और कुछ साथियों पर इस मामले पर अभी भी केस दर्ज है। अब देखना ये होगा कि आगे के कोर्ट की सुनवाई में क्या होता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमाई हुई है। कैमरामैन गोविंदा सोनकर के साथ शंभू राही, JK 24 न्यूज़, रायपुर। आजमगढ़ के आसपास कई जिलों में कई संदिग्धों के साथ पूछताछ की है। ये पूछताछ इसलिए हुई है क्योंकि यूपीएटीएस को ये जानकारी मिली थी कि जिस तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर कुछ लोग जो उत्तर प्रदेश में बलिया के आसपास के जनपद हैं वहाँ से
कहीं ना कहीं अधिकारियों को, सेना के अधिकारियों को हनी ट्रैप के जरिए उनको फंसाकर तमाम जो गोपनीय सूचना है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेजी जा रही थी। और यही वजह है कि यूपीएटीएस ने बलिया के आसपास तमाम जिलों में संदिग्धों से पूछताछ की है। माना यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में तमाम ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं। यूपीएटीएस को इनपुट मिला था कि जिस तरह से गोपनीय सूचना को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ साझा किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं यूपीएटीएस ने कई संदिग्धों के साथ पूछताछ की है और आने वाले समय में गिरफ्तारी भी होगी। ये भी माना जा रहा है केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और यूपी की सुरक्षा एजेंसियों ने समन्वय स्थापित किया है और इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के नेटवर्क में काम करने वाले लोग हैं उनको यूपीएटीएस और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियां लगातार टारगेट कर रही हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से कुछ संदिग्धों से पूछताछ में यूपीएटीएस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को ये भी भनक लगी है किसी बड़ी घटना को कारित करने के फिराक में थे। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से समय रहते ही यूपीएटीएस ने कई संदिग्धों को रडार पर ले रखा है, ये भी माना जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर अभी तमाम ऐसे बड़े सरगना हो सकते हैं जो एजेंसियों के रडार पर होंगे। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होम बायर्स को लेकर के आज सदन में बड़ी बातें कहीं। खासकर अंसल ग्रुप को पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अंसल ग्रुप के मालिकान जो भी हैं और जहां भी हैं उन्हें तत्काल रूप से बायर्स का पैसा देना होगा। बायर्स को या तो पैसा वापस करें या उनको उनके द्वारा दी गई राशि का मकान उपलब्ध कराएं, और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो पाताल में भी चले जाएं, उन्हें निकाल कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें, अंसल ग्रुप की तरफ से लगातार उत्तर प्रदेश में जो लोग खरीद रहे थे मकान, उनकी रजिस्ट्री तो की गई मगर उनसे पैसे तो ले लिए गए मगर उनकी रजिस्ट्री नहीं की जा रही थी। इस मामले को लेकर के लगातार अंसल के खिलाफ लोग शिकायत दर्ज करा रहे थे। एलडीए में भी लगातार शिकायत दर्ज की जा रही थी। एलडीए ने कार्रवाई के दौरान अंसल ग्रुप से बातचीत भी की लेकिन बातचीत का कोई फल नहीं निकला। उसके बाद कहीं ना कहीं अंसल ग्रुप को लेकर के लोग बेहद परेशान हो गए और मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत करना शुरू की। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जब इस शिकायत के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने साफ तौर पे अंसल ग्रुप को पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अंसल की ओर से जो बायर्स हैं उनको मकान देना ही होगा, किसी भी कीमत पे उनकी रजिस्ट्री करनी ही होगी, और यदि ऐसा नहीं होता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो भी इन सब में शामिल हैं रजिस्ट्री न कराने में या बनाई हुई प्रॉपर्टी बायर्स को न देने को लेकर के उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करें और किसी भी सूरत में जो बायर्स हैं उनको उनके मकान को दिलाने का काम करें। एलडीए के तमाम अधिकारियों को भी संज्ञानित कराया गया कि अंसल के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती हो उस कार्रवाई को किया जाए। होम बायर्स का पैसा नहीं मरना चाहिए, इसको लेकर के सरकार ने अपना स्पष्ट रुख किया और कहा कि अंसल की ओर से जो भी बकायेदार हैं, जो रजिस्ट्री जिनकी नहीं हो रही है और जो लोग पैसा दे चुके हैं उनको जल्द से जल्द मकान उपलब्ध कराएं और आगे आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी घटनाएं ना हो, इसको देख करके एलडीए के अधिकारी उस पर संज्ञान लें। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़ लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद लगातार स्वच्छता और पॉल्यूशन के मामले में जहां पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन इस बार फरीदाबाद जिला प्रशासन और नगर निगम इस बार अपने आप को रैंकिंग के मामले में ऊपर उठाकर सर्वश्रेष्ठ जो है खिताब पाने की जद्दोजहद में लगता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों की ओर से एक बैठक की गई है और बैठक में फरीदाबाद को कैसे स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग के नंबर पर नंबर 1 लाया जा सके, इसको लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि यदि कोई भी प्राइवेट टैंकर संचालक हो, चाहे फिर सरकार की तरफ से चलाए जा रहे इस तरह के टैंकरों की ओर से किसी भी नाले में गंदा पानी नहीं डाला जाएगा। साथ ही घरों से निर्देश दिए गए हैं कि गीला और सूखा कचरा ही घरों से कलेक्ट करने के बाद ही डंपिंग यार्ड पर पहुंचाने का काम किया जाएगा।
तो वहीं समय समय पर सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने और लोगों को जागरूक करने के लिए भी नगर निगम की ओर से जगह जगह पर पेंटिंग की जा रही है, ताकि लोगों को सफाई अभियान के साथ जोड़कर उनको जागरूक किया जा सके। हालांकि अब से पहले लगातार फरीदाबाद और बल्लभगढ़ सफाई के मामले में और पॉल्यूशन के मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा था, लेकिन अब अधिकारियों की बैठकें ये दर्शा रही हैं कि इस बार लोगों को जागरूक करने और साथ में जोड़कर जो है शहर को स्वच्छ सुंदर बनाकर रैंकिंग में नंबर 1 लाने का काम किया जाए। अब 12 मार्च का समय रखा गया है, जब अधिकारियों की टीम फरीदाबाद पहुंचेगी और सफाई की रैंकिंग को चेक करेगी, जांच करेगी, उसके बाद रिजल्ट सामने आएंगे। हालांकि अभी भी बहुत सारी ऐसी फरीदाबाद में जगह हैं जहां पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और खुले में लोग कूड़ा फेंकते हुए नजर आते हैं। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।